जब हम देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, हम यूनिफॉर्म पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही सिस्टम जिसे देश बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी पर घूस लेने के, करप्शन के और रिश्वत करने के आरोप लग जाएं। डिफेंस डील्स, जहां पर हर फाइल सिर्फ एक पेपर नहीं होती, बल्कि हमारे सोल्जर्स की जिंदगी से जुड़ी होती है। और जब इसी सिस्टम के अंदर से करप्शन, घूस लेने के आरोप सामने आते हैं, तो सवाल सिर्फ करप्शन का नहीं होता, सवाल होता है नेशनल सिक्योरिटी का। दिसंबर 2025 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसे ही केस का खुलासा किया। इस केस में सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। शर्मा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड एक्सपोर्ट के पद पर तैनात था। इसके साथ एक सिविलियन इंटरमीडिएट विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। ये पोस्ट कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं होती। इस रोल के थ्रू डिफेंस कंपनीज को अप्रूवल्स, एक्सपोर्ट के लिए कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी लेवल एक्सेस तक दिया जाता है। सीबीआई के मुताबिक इसी एक्सेस का मिसयूज करके प्राइवेट डिफेंस फंड्स को फेवर करने के लिए इलीगल रिश्वत मांगी जा रही थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मीडिएटर विनोद शर्मा के द्वारा 3 लाख रुपए की राशि 18 दिसंबर 2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा तक पहुंचाई गई। ये पैसा इलीगली डिफेंस रिलेटेड फेवर करने के लिए दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा के रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सीबीआई ने उनके मल्टीपल लोकेशन पर जांच शुरू की, जिसमें उनके दिल्ली स्थित रेजिडेंस पर केवल 2.25 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इसके अलावा उनकी एक और रेजिडेंशियल लोकेशन श्री गंगानगर राजस्थान में भी 10 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया। 20 दिसंबर 2025 को दोनों को स्पेशल कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया। जज ने दोनों की कस्टडी 23 दिसंबर 2025 तक सीबीआई को ग्रांट कर दी। सीबीआई का कहना है कि यह केवल वन टाइम किया गया इंसिडेंट नहीं है, बल्कि यह हैबिचुअल केस हो सकता है। Let's go through this again. Where were you on the night of the incident? इसके अलावा दीपक शर्मा की वाइफ कर्नल काजल बाली का नाम भी डॉक्यूमेंट्स में सामने आया है। सीबीआई उनका भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंडियन आर्मी डिफेंस फोर्सेस डायरेक्ट मार्केट से सामान नहीं खरीदते। इसके लिए रूल बेस्ड सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं डीपीपी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, या डीएपी, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम का कंप्लीट फ्लो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, आप इसको पहुंच करके देख सकते हैं। इंडियन आर्मी या कमांड फोर्सेस बताते हैं कि हमें इस तरीके के या फिर ये तरीके के इक्विपमेंट्स चाहिए। इसको बोलते हैं जीएसक्यूआर, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। यहीं से गेम स्टार्ट होता है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू होता है। कंपनियों को बोला जाता है कि अपना प्रोडक्ट सबमिट करो। जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है, जो भी कंपनियां उसको मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं, जैसे चाहे वो इंडियन हो या फिर कुछ फॉरेन कंपनियां जिन्होंने इंडियन कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर रखा है, वो अपना टेंडर डाल सकती हैं। यहाँ पर रिश्वत का रिस्क मैक्सिमम होता है। बहुत सारी कंपनियां अपना प्रोडक्ट सबमिट करती हैं, उसके साथ ही उसका प्राइस सबमिट करती हैं, उसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस क्या है वो सबमिट करती हैं, वो कितना रिलायबल है ये सबमिट करती हैं, और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, ये सारी डिटेल कंपनियां अपने प्रोडक्ट के साथ सबमिट करती हैं। आर्मी ऑफिसर्स प्रोडक्ट की जांच करते हैं, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, प्रोडक्ट का ट्रायल करते हैं, उसको यूज करके देखते हैं, उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो पास और फेल का डिसीजन देते हैं। बस यहीं पर रिश्वत का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अप्रूवल एक आदमी नहीं देता, अप्रूवल एक ऑफिसर नहीं देता। इसके लिए पूरी चेन सिस्टम होती है, जिसमें से इवैल्यूएशन ऑफिसर, आर्मी प्रोक्योरमेंट कमेटी, हायर कमांड, एमओडी ऑफिशियल्स, फाइनल फाइनेंशियल क्लियरेंस। पर अगर इनिशियल रिपोर्ट ही मैनिपुलेटेड हो तो ऊपर सब पास होता चला जाता है। इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ऑफिसर यहीं पर किसी भी वेंडर को सिलेक्ट और किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो कि किसी भी आर्मी कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहती है, उसके लिए कोई भी वेपन्स है या भी कोई जेट एयरवेज है, कोई भी फाइटर प्लेन है, कुछ भी खरीदना चाहती है, तो उसके लिए कई सारी कंपनियों को ऑफर किया जाता है। वो कंपनी इंडियंस भी हो सकती है, वो फॉरेन भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया जो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, वो सारे अपना टेंडर डाल सकते हैं, वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं कि हम आपको अपना प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, उसका टेक्निकली
टेक्निकली स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं और उन फॉर एग्जांपल मान लो कि 50 कंपनियों ने अपना प्रोडक्ट सबमिट किया, उन 50 कंपनियों में से उसका काम सिर्फ इतना होता है कि उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करना, उसका टेक्निकली स्पेसिफिकेशन चेक करना, उसकी रिलायबिलिटी चेक करना, वो कितना रिलायबल है और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। इन सब के बेस्ड में उसको क्वालिफिकेशन डेटा देना कि इन आउट ऑफ 50 कंपनीज में कितनी कंपनियां क्वालिफाइड हैं। उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज क्वालिफाइड होती हैं, ये लेवल आगे बढ़ करके ऑडिट टीम के पास जाता है। उसके ऊपर लेवल की जो टीम होती है वो इस चीज़ को उसको ये वेरीफाई करना होता है कि इनकी प्राइस लिस्टिंग क्या है। मीन्स ये सारी की सारी कंपनियां क्वालिफाई हैं, इनके प्रोडक्ट ओके हैं, हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये चेक होता है कि इनकी प्राइस लिस्टिंग क्या है, जिसमें से जिनकी सबसे कम प्राइस लिस्ट होती है, जिनका सबसे कम प्राइस लेवल होता है, उन पर हमारा डिफेंस फोर्स काम करना स्टार्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर अगर फुल फर्निश्ड प्रोडक्ट है तो ऑफिसर खराब प्रोडक्ट को, खराब जो फुल फर्निश्ड प्रोडक्ट है उसको ओके और क्वालिफाइड बता सकता है। और ऑब्वियसली बात है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट खराब होगा उसके रेट भी काफ़ी कम होंगे और यहाँ पर भी करप्शन हो सकता है। यहाँ पर भी ऑफिसर्स करप्शन लेकर के रिपोर्ट को ओके या पास लिख सकते हैं। दूसरे लेवल पे मान लो कि वो छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं जिसको हमारे डिफेंस में ले जाकर के उससे कोई बड़ा फाइटर प्लेन या फिर कुछ भी असेंबल करना है, वो एक नंबर्स ऑफ पार्ट्स है। जैसे कि आप किसी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आपको कार बनानी है तो कार बनाने के लिए गियर्स कहीं से आते हैं, टायर्स कहीं से आते हैं। इसी तरीके से हमारे एयर बेस्ड सिस्टम पे भी फाइटर प्लेन, जेट एयरवेज, इनको बनाने के लिए भी कई सारे पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों से लिए जाते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है। ऑफिसर जाकर के वहाँ पर भी प्रोडक्ट का ट्रायल करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। तो उस पर भी क्या होता है ना कि वो रैंडम कुछ पार्ट्स को सिलेक्ट करना होता है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक करना होता है। अगर वो सारे पार्ट्स क्वालिफाई हो जाते हैं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो हमें ओके रिपोर्ट्स उनको देनी होती है। लेकिन वहाँ पे होता है कि वो सिलेक्टिव पार्ट्स लेते हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट को बना देते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका होता है, यहाँ इस तरीके से करप्शन हो सकता है। अब बारी आती है प्राइस नेगोशिएशन की। तो जिस वेंडर की वैल्यू सबसे कम होती है, प्राइस नेगोशिएशन उसी के साथ किया जाता है। वैल्यू हजार और लाख में नहीं होती, वैल्यू करोड़ एंड अरब में होती है और यहीं पर ब्राइट रिश्वत की रकम फिक्स होती है और इसी के साथ वेंडर उसे रिलीज कर देता है। टेंडर वेंडर अप्रूवल चेन अगर एक लाइन में समझें तो रिक्वायरमेंट्स, टेंडर, वेंडर एंट्री, ट्रायल, रिपोर्ट्स, अप्रूवल, पेमेंट। इस चेन में अगर एक लिंक भी करप्ट हुआ तो पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है। अब आपके पास सवाल आता होगा कि सीबीआई इस केस को कैसे पकड़ती है। तो सीबीआई अपना इंटेलिजेंस लगा करके रखती है। वो देखती है कि आर्मी ऑफिसर्स के एसेट्स कैसे बढ़ रहे हैं, या फिर वो देखती है कि उसकी प्रॉपर्टी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस अचानक कैसे बढ़ती जा रही है, या फिर वो उनके व्हाट्सएप, उनके मेल्स को भी फॉलो अप करते हैं, या फिर वो देखते हैं कि एक ही वेंडर बार बार क्यों हायर हो रहा है। इन सारे तरीकों से सीबीआई मॉनिटर करना शुरू करती है और इस तरीके से वो डेप्थ तक जा करके एक्चुअल जो करप्ट पर्सन होता है उस तक आसानी से पहुंच जाती है। जब आर्मी का टेंडर निकलता है तो केवल वेपन से ही नहीं बल्कि इंसान भी टेस्ट होता है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें ट्रायल्स, कई लेयर्स के अप्रूवल, सिस्टम वेरिफिकेशन आदि से होकर के गुजरना होता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच करप्शन के गैप बन जाते हैं। सीबीआई यही जांच रही है कि किस गैप को ब्रीच किया गया और किस कंपनी को फायदा पहुंचाने की तैयारी चल रही थी। ये पहला डिफेंस ब्राइबरी केस नहीं है, यह पहला रिश्वत का केस नहीं है। इससे पहले भी डिफेंस अकाउंट्स ऑफिशियल्स, ऑडिटर्स, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स रिश्वत के केस में पकड़े जा चुके हैं। ऑपरेशन वेस्ट इंड जैसे स्टिंग ने सिस्टम की कमजोरी दिखाई थी। सवाल वही है, क्या सिस्टम सुधरता है या सिर्फ करप्शन करने वाले चेहरे बदलते रहते हैं? करप्शन चलता रहता है। आज लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा और विनोद कुमार सीबीआई की कस्टडी में हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सीबीआई ये पता लगाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि किन किन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया, कौन कौन से लोग इसमें मिले हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी जेल जाने वाले हैं। ये एक केस नहीं बल्कि ये एक वार्निंग है। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें मीडिया रिपोर्ट्स और फैक्ट्स पर आधारित हैं। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक ये सारी बातें आरोप ही मानी जाएंगी। इस केस में आरोपी ऑफिसर नहीं पकड़ा गया, इस केस में नंगा सिस्टम पकड़ा गया।